आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क 1A को लेकर आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट से। तेजस मार्क 1A को लेकर हम सबका एक लंबा इंतजार फाइनली अब खत्म होने वाला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अब जो तेजस के इंडक्शन सेरेमनी है इसकी तैयारियों को तेज कर दिया है। दो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफिशियली 17 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किए जाएंगे, या यूं कह ले नासिक में दो तेजस मार्क 1A को ऑफिशियली सर्विस में इंटर करवाया जाएगा 17 तारीख को। उसके बाद एक चरणबद्ध प्रक्रिया में हमें ये एयरक्राफ्ट नियमित अंतराल में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते दिखेंगे। ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी तकरीबन 1 वर्ष की डिले को फेस कर चुके हैं। हालांकि हम उसको डिले ना कह के ये कह सकते हैं कि कुछ ऐन मौके पर अपग्रेड डिमांड किए गए थे, जिसको पूरा करने में थोड़ा समय लग गया और इंजन डिलीवरी या इंजन के अभाव के चलते भी ये प्रोग्राम थोड़ा धीमा जरूर पड़ा था। लेकिन एक लंबा इंतजार हमारा खत्म हुआ। देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हाल ही में मिग-21 के जाने के बाद इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी। क्या फ्रांस अब भारत से पिनाका मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और लोइटरिंग म्यूनिशन को खरीदने वाला है? और फ्रांस के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने पिनाका और लोइटरिंग म्यूनिशन और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा क्या कह दिया है, जिसके बाद से इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में एक हड़कंप सा मचा है। दरअसल इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो इकोनॉमिक्स टाइम से बात करते हुए फ्रेंच आर्मी के जनरल पियरे चिल ने एक बड़ी रिपोर्ट सामने रखी है, जहां पर उन्होंने कहा कि फ्रांस इस समय भारत के उन रॉकेट सिस्टम को, उन लोइटरिंग म्यूनिशन को और काउंटर ड्रोन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहा है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता और लोहा भी मनवाया। उन्होंने कहा कि इस समय हम इंटरेस्टेड हैं भारत के उन सिस्टम्स के ऊपर जिनको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया है, और क्योंकि उनका यह कहना है कि हम खुद के अपने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम प्रोग्राम को रिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसे में जो पिनाका मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पॉसिबल एक्विजिशन है, इसको लेकर के भी फ्रांस विचार कर रहा है। हालांकि ये जो मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है अगर फ्रांस की तरफ से एक्वायर किए गए तो इनको हम किसी और नेम से जानेंगे, लेकिन जो फ्रांस के जनरल हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस समय हम अलग अलग डोमेन में जो कोलैबोरेशन है उसको सीख कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, जहां पर मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से जो एडवांस रॉकेट सिस्टम है, लोइटरिंग म्यूनिशन है और काउंटर ड्रोन सिस्टम है, इसको लेकर भारत और फ्रांस के बीच में जो बातचीत है वो चल रही है। आपको याद दिला दें कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को लेकर ये पहले रिपोर्ट नहीं है जो फ्रांस को लेकर आई हो। इसके पहले भी फ्रांस की तरफ से इसको लेकर जो इंटरेस्ट है ये व्यक्त किया गया था और ये माना गया था कि भविष्य में अगर हमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम फ्रांस के कलर्स में देखने को मिल जाए तो उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। हालांकि ये अभी एक टिप्पणी है, इसको प्रैक्टिकली कितना एग्जीक्यूट किया जाता है और भविष्य में हमें क्या देखने को मिलता है, ये चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि ये चीज़ स्पष्ट करती हैं कि भारत के जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं अब इनका लोहा दुनिया मानना शुरू कर चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट के लिए एक बड़ा इवेंट था। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इसराइल को लेकर के। आप सब ये बात भली भांति जानते हैं कि भारत और इसराइल के सैन्य संबंध कितने प्रगाढ़ हैं और दोनों देशों के सैन्य संबंध का एक दूसरे के लिए क्या महत्व है। हमारे पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो हम इसराइल से लेते हैं, या तो हमने उनका को डेवलपमेंट किया है या उनको डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वो रैम्पेज हो या फिर हम बराक की मिसाइल की बात करें। लेकिन अब यहाँ पर इसराइल ने एक 6th जनरेशन की लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसको आप एक BVR मिसाइल कह सकते हैं, ये ऑफर किया है। इस मिसाइल का नाम है स्काई स्टिंग। स्काई स्टिंग को लेकर यह कहा जाता है कि ये भारत के मुख्यतः सुखोई 30 MKI और प्रेजेंट में तेजस मार्क 1A को ध्यान में रखकर ऑफर करी गई है। इस मिसाइल को लेकर मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो इसकी रेंज होने वाली है 250 किलोमीटर की। इसका नोज केप जोन 150 किलोमीटर का है और ये हाइपरसोनिक स्पीड को टच कर सकती है अपने टर्मिनल फेज में। हालांकि ये एक ग्रेट स्टेप हो सकता है भारत के लिए, लेकिन आपको ये चीज़ें ये देखनी होंगी और भारत की अथॉरिटीज़ भी इस समय ये चीज़ इवेलुएट करके ही कोई निर्णय ले कि क्या हमें वाकई इनकी नीड है और ये किस प्रकार से हमारे अस्त्र परिवार की मिसाइल से सुपीरियर है, क्योंकि इसको लेकर ऑलरेडी डिफेंस कम्युनिटी में एक डिबेट ट्रिगर हुई है। स्काई स्टिंग को लेकर यह कहा जाता है कि प्रेजेंटली ये सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1A के लिए ऑफर करी गई है, लेकिन भविष्य में इसके लिए जो तेजस मार्क 2 और एमका के दरवाजे हैं ये भी खुले रहेंगे। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हमारी खुद की भी इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिससे अस्त्र मार्क 1 जो कि 110 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है और अस्त्र मार्क 3 जो कि बेसिकली 300 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है और ये मैक 4.5 कैपेबल मिसाइल होने वाली है।
तो ऐसे में जो स्काई स्टिंग ऑफर करी गई है ये कैसे फिट बैठती है, इसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन हो, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि भारत को स्काई स्टिंग लेनी चाहिए? क्योंकि इससे पहले एमबीडीए ने तेजस मार्क 1A के लिए और सुखोई के लिए मीटियोर के रास्ते भी क्लियर कर दिए हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि निर्णय क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जिसको लेकर अगस्त में हमें एक बड़ा झटका तब लगा था जब रिपोर्ट में बताया गया कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से इशू किए गए हैं उस पर किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। हमने उस समय भी कहा था कि हो सकता है कि अभी ये जवाब तैयार ना हो और उन्हें थोड़े समय की दरकार हो, और यही चीज़ हुई। बाद में 30 सितंबर की जो टाइमलाइन है वो रखी गई और आज नौबत ये है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने जो 7 बिड्स आई हैं उनके लिए 2 अलग अलग गवर्नमेंट पैनल्स का गठन किया है जो कि लगातार जो कैपेबिलिटीज़ है 7 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ की इसको इवैल्यूएट करेंगी और ये तय करेंगी कि इनमें से कौन कौन सी कंपनी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के कार्यभार का वहन कर सकती हैं। मीडिया ऑफिशियल्स ने ये बताया कि उनको जो जानकारी मिली उस हिसाब से जो सीनियर कमेटी का गठन किया गया है ये मुख्यतः अलग अलग कंपनियों की जो कैपेबिलिटी है इसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन तैयार करेगी और बाद में एक रिकमेंडेशन भेजा जाएगा रक्षा मंत्रालय को जो कि उनको अंतिम निर्णय लेने में मदद करेगा। ये जो डुअल लेयर्ड वेटिंग प्रोसेस है ये अंडरस्कोर करता है दिल्ली की उस कमिटमेंट को जहां पर वो ऐसे पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रोटोटाइपिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी का वहन कर सके और आडा एचएएल की जो अभी कर सकते हैं भार है उनके ऊपर एक्स्ट्रा उसको कम करने में मदद कर सके। यहाँ पर इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क जो है उसको इस प्रकार से इनिशिएट किया गया है कि ये देखा जाएगा कि वो कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिमांड्स को पूरा करने में सक्षम होंगी, जैसे कि लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन हो गई, सुपर क्रूज इंजन हो गए, एआई ड्रिवन एवियोनिक्स हो गई, इंटरनल वेपन बेस हो गई, बियॉन्ड विजुअल रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हो गई। इन सारी चीज़ों में कौन कौन मदद कर सकता है इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा और उसके आधार पर जो काम है वो बढ़ेगा। आपको याद दिला दें कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि पहले ही ये क्लियर कर दिया गया है कि 2028 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित करना है और इसके अलावा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2029 तक, अगर 28 में ना भी हो पाया तो 29 तक इसकी पहली उड़ान को पूरा किसी भी कीमत पे कर लेना है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एमका के जो इनिशियल नंबर्स हैं उनमें हमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये आवंटित की जा चुकी है जहां पर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज की शुरुआत की जानी है। कुछ कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं जिनको संभावित कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जिन्हें प्रोटोटाइप असेंबली और फ्लाइट टेस्टिंग की जो जिम्मेदारी है वो मिल सकती है। फिर बारी आती है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की जो कि एरोस्ट्रक्चर और ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज करने का काम करेंगे। फिर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात आती है जो कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग और यूएवी इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी का वहन करते नजर आ सकते हैं। लार्सन एंड टुब्रो बीईएल की बात करें तो ये एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। गुडलक इंडिया की बात करें तो उसमें हमें ब्रह्मोस एरोस्पेस और एक्सिस टेक जैसी कंपनियां देखने को मिलती हैं, तो इसमें कंपोजिट और सिमुलेशन टूल्स पे काम होता नजर आ सकता है। वहीं भारत फोर्ज की बात करें तो भारत फोर्ज और डेटा पैटर्न्स जो है खासकर फोर्जिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक पर काम करते नजर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।